नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज चर्चा में देश में रोज सियासी जो भूकंप मचा है, जो हलचल मची है, उस पर बात करेंगे। देश में रोज एक नए बयानों की बयार बहती है और विवादों की आग भड़क उठती है। यह हवा इस बार पश्चिम बंगाल से बही है, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीती रविवार यानी कि 21 जुलाई को कोलकाता के एस्प्लेन्ड में शहीद दिवस रैली की। रैली को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा से पीड़ित बांग्लादेशी नागरिकों को बंगाल में शरण देने की वकालत की। इसके साथ ही बंगाल और हिंदुस्तान की एक टिप्पणी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने भी ममता को नसीहत दी है। आखिर ममता के बयान के मायने क्या ममता खुद को सभी व्यवस्थाओं से ऊपर समझती हैं? इन पर हम चर्चा करेंगे। आखिर क्यों विपक्ष की जो एकजुटता है वो कभी कभी देश के खिलाफ नजर आती है। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान हैं, जिनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ऐसी सियासी हलचल मचती है जिसका असर देश पर दिखाई पड़ता है। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं, उनसे उनका आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ प्रदीप चौहान जी हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अवधेश यादव, सपा प्रवक्ता यहां पर मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुनील द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। प्रदीप जी, जब जब देश में बात होती है सियासत की, बयानों की, तो कई बार राजनेता ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं कि सोचने पर आम आदमी भी मजबूर हो जाता है कि आखिर हमने किसके हाथ में राजनीति या सत्ता सौंप रखी है, या कैसे राजनेता हैं हमारे जो देश की परवाह नहीं करते, देश को अपने आप को देश से ऊपर समझते हैं। खासतौर से ममता बनर्जी की अगर बात करें तो विवादों के घेरे में हमेशा रही हैं ममता बनर्जी। इस बार आपको क्या लगता है, कल जो इन्होंने एक शहीद दिवस के रूप में जो रैली निकाली, जहां पर खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे थे, वहां पर मंच से जो बयान दिए, उन बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा अनुराग जी, अभी आप बात कर रहे थे, ये जो इंडिया अलायंस है, लगभग सभी दलों ने मिलकर के इस बार चुनाव लड़ा। और अभी आप कह रहे थे कि न जाने क्या इन्हें हो जाता, कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते जिससे देश का नुकसान हो जाता। वास्तव में ये वैचारिक लड़ाई है, और जहां हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं एक पक्ष में वो लोग हैं जिनकी विचारधारा के कारण देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। वो विचारधारा अभी तक खत्म नहीं हुई। तो वो विचारधारा के जो पोषक लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से एक ऐसा एजेंडा सेट करते हैं कि देश में विभाजन की रेखा जो समाप्त होनी चाहिए राष्ट्रवाद के नाम पर, वो कहीं ना कहीं फिर चौड़ी हो जाए, वो जीवंत बनी रहे। तो ममता बनर्जी जी जो मुस्लिम तुष्टीकरण है, अब अखिलेश जी भी पहुंच गए। अखिलेश जी का क्या था बंगाल में, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भी भाई पहुंच गए। अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी होनी चाहिए जिससे देश के सामाजिक सरोकारों को चोट न पहुंचे, देश में विभाजन की रेखा जो है वो मजबूत ना हो, खाई चौड़ी ना हो, और देश जिस वैचारिक कारण से बटा है, जिस वजह से देश का विभाजन हुआ है, वो परिस्थितियां पुनः न बने। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। कोई भी दल हो, ठीक है, राजनीति अपनी अपनी जगह, चुनाव हो जाता है, चुनाव में थोड़ा बहुत अतिरेक होता है, लेकिन इस समय कोई चुनाव नहीं चल रहा था, भाई क्या आवश्यकता थी? लेकिन इस तरह का, अब मैं वही समझ सकती ममता जी और अखिलेश जी कि भाई वो क्यों बांग्लादेशी शरणार्थियों को, भाई इतना बांग्लादेशी शरणार्थी, रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में आ चुका है कि हम अपने देश में, जहां कश्मीर में हमारे हिंदू लोग वहां से भगा दिए गए, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों से, अब मतलब विश्व के इतिहास में पहला ऐसा देश भारत था जहां अपने ही देश में लोग शरणार्थी थे। दिल्ली में, इंदौर में, जयपुर में पूरी एक पीढ़ी वहां हिंदू समाज की पैदा हुई है, पली बढ़ी है। तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण है जिसके कारण देश का विभाजन हुआ, वो विचारधारा के पोषक लोग हैं, वो नहीं चाहते इस तरह की विचारधारा समाप्त हो। ठीक है, अवधेश जी आपके पास आते हैं। आपने सुना प्रदीप जी से, मैंने सवाल किया और प्रदीप जी ने कहा कि यह वैचारिक मतभेद है, ये विचारधारा की बात है, हम राष्ट्रवादी हैं।
बीजेपी जब भी बात करती है वो राष्ट्रवादी की बात करती है, कहती है कि हम मतभेद नहीं करते, हम देश की एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर में और अभी जो नामकरण संस्कार वाला जो नेम प्लेट लगाने की बातें चल रही उससे तो उसको तो आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रोक लगा दी है, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है कि ये सही नहीं है, एक तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की आती है, विपक्ष की चुप्पी वहाँ पर क्यों चुप्पी साध लेता विपक्ष, वहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं निकलती है, ये विपक्ष की खास तौर से। बाकी जगहों तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ पर आप बिल्कुल आह्लादित होकर बिल्कुल ऊंचे सुर में आप बात करते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की बात आती है आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल किनारा कर लेते हैं। और फिर मंच पर आपके पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव, वो भी पहुँचते हैं। उनके सामने जब बात की जाती है दूसरे देश के जो शरणार्थी हैं उनको लाने की। दूसरी बात, एक आपने सुना होगा एक बयान जिसमें ममता बनर्जी कह रही हैं हिंदुस्तान के साथ बंगाल एक अच्छा रिश्ता रखना चाहता है। ये बंगाल क्या हिंदुस्तान से अलग है, या ममता बनर्जी बंगाल को एक अलग राष्ट्र बनाने की नीति पर काम कर रही हैं? क्या कहेंगे अवधेश जी? देखिए अनुराग जी, अभी चौहान जी जो बात कह रहे थे, सबसे पहले आपने ही अपनी बात रख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदेश पर रोक लगा दिया। विभाजनकारी आदेश तो वो था जो लोगों को अपने दुकानों पर नेम प्लेट लगाना था। अगर ममता बनर्जी जी का एक बयान आया है तो उन्होंने कहा कि अगर जिनकी नाते रिश्तेदार या सगे संबंधी अगर शरणार्थी या बंगाल या हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटाएंगे तो उनको हम जगह देंगे। तो निश्चित तौर पर वो कानून के ही तहत जगह देंगी। कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई अलग से कानून, हिंदुस्तान का जो कानून है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि हम कोई अपने स्तर से कोई कानून बना के उसमें जगह देंगे। उन्होंने यूएन का भी हवाला दिया कि जो नहीं, तो ये अधिकार क्या राज्य के मुख्यमंत्री को है या देश की केंद्र सरकार को है? मुख्यमंत्री ने कहा अगर वो दरवाजा खटखटाएगा तो दरवाजा तो लीगल तरीके से सिस्टम से खटखटाएगा। नहीं तो रोहिंग्या रोहिंग्या लीगल तरीके से आए थे क्या अवधेश जी, ये तो बता दीजिए। सवाल देखिए, रोहिंग्या या सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल शरणार्थी का शब्द का इस्तेमाल। नहीं, यहाँ मुसलमान शब्द का तो मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया, ना हमारे बीजेपी नेता प्रदीप जी ने किया। यहाँ बात सिर्फ ये है कि रोहिंग्या की बात हुई, बांग्लादेश के शरणार्थियों की बात हो रही है। अब बांग्लादेश में कौन से समाज, कौन सी जाति, कौन से धर्म के लोग रहते हैं वो बांग्लादेश के लोग बेहतर जानते हैं, आप हम जानते हैं। लेकिन बात यह है, बांग्लादेश में हमारे लोग भी रहते हैं, हिंदू वर्ग के लोग भी हैं, मुस्लिम वर्ग कहने का मतलब वही है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, मैंने मुस्लिम नाम लिया ही नहीं है यहाँ पे। ममता जी के बयान में कहीं हिंदू मुसलमान नजर नहीं आया। उन्होंने कहा अगर वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं या जो परेशान, जिनके नाते रिश्तेदार या शिक्षा की वजह से वहां गए हैं, अगर वो दरवाजा हिंदुस्तान या हमारे यहाँ खटखटाएंगे तो हम लोग उनको, अगर ऐसा होगा, अगर वो दरवाजा खटखटाएंगे तो दरवाजा तो लीगल प्रोसेस होगा, उसी से खटखटाएंगे। वो बंगाल सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, उनको भी लीगल प्रोसेस का पता है। तो वो लीगल प्रोसेस के तहत में दरवाजा तो हिंदुस्तान सरकार का ही खटखटाएंगे। और उसके तहत में अगर हिंदुस्तान सरकार या उनको वहां शरण के लिए बात किया तो ये इन्होंने कहा कि मैं उनको पनाह दूंगी, क्योंकि ये यूएन का भी एक रेजोल्यूशन है, उसके हिसाब से हम जो मदद हो सकती होगी मैं मदद करूंगी। ये उनका भावना अपने स्तर से, उस मन से आया है। ऐसा कहीं नहीं उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने स्तर से गेट खोल दूंगी, अपने स्तर से सारे लीगल प्रोसेस में चालू करा दूंगी। ऐसा कोई बयान ममता दीदी का नहीं आया है इसके ऊपर। इसलिए इसको बात का एक पतंगड़ जो लोग हकीकत में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने कश्मीर का एक राग अलापा, हमारे चौहान साहब ने कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं और धारा 370 हटाने के बाद अपनी पीठ ठोकने का काम करते हैं। आज हमारे सैनिक कैसे वहां शहीद हो रहे हैं। तो ये लोग हकीकत में देश के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ और राजनीति के लिए। अब निश्चित तौर पर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है नाम लगाने पर, उन्होंने कहा ठीक है, वेज नॉन वेज ये तो नियम है भाई, हर जगह कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, ये सब होना चाहिए। लेकिन अब कोई हिंदू, कोई मुसलमान, अब ये तरह के आरोप लगाना और इस तरीके से नेम प्लेट लगवाना, ये विभाजनकारी नीतियां है समाज को बांटने का। जो समाज इतने आपस में घुल मिल गए गंगा जमुनी संस्कृति में, एक साथ खाना पीना, नाते रिश्तेदारी, एक जगह शादी विवाह में आना जाना एक दूसरे का, अब उस समाज को फिर आप एक अलग अलग करना चाहते हो, ये गलत बात। ठीक है सुनील जी, आपने सुना हमारे जो दोनों हमारे बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं यहाँ पर, उनको सुना आपने। सुनील जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप दोनों लोगों की बातों से? क्योंकि जो कल की जो रैली थी, उसके बाद जो वीडियो सामने निकल कर आए हैं, उसमें ममता बनर्जी ने खुद को स्थापित करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की। दूसरी बात, जो एक शब्द जिस पर जवाब अवधेश जी ने अभी तक नहीं दिया,
कि हिंदुस्तान को बंगाल से साथ एक समन्वय बना के रखना, एक रिश्ता बना के रखना, हिंदुस्तान के अंदर बंगाल आता है या बंगाल एक अलग से राष्ट्र है? क्योंकि ये शब्द उस समय बोले गए जब मंच पर अखिलेश यादव मौजूद थे। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों पक्षों को मैंने बड़े ध्यान से सुना, अवधेश जी को भी और चौहान साहब को भी। देखिए, सबसे चिंताजनक जो विषय है कि आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पे राजनीति करिए, देश की आंतरिक समस्याओं पे आप राजनीति करिए, एक दूसरे के ऊपर प्रहार आरोप प्रत्यारोपण बिल्कुल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और वो करना चाहिए, बिल्कुल, मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन राजनीति के लिए उन मुद्दों को छूना, उन मुद्दों को अपने साथ मंच पर साझा करना जो राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, ये वास्तव में चिंता का विषय है। और बंगाल के साथ अनुराग जी, ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल के साथ हम अच्छे संबंध रखेंगे। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जब हमारे यहाँ उत्तर भारत से या भारत के किसी भी हिस्से से दर्शनार्थी जम्मू कश्मीर जाया करते थे, विशेष करके श्रीनगर, तो वहां क्या कहा जाता था? आप इंडिया से आए हैं। श्रीनगर में यही कहा जाता था ना कि आप इंडिया से आए हैं। बिल्कुल, वो भी हमको इंडिया मानते थे। तो ममता बनर्जी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक नया सबूफा छोड़ दिया है कि बंगाल के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे। ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है वो वास्तव में कुछ चंद बिंदुओं पे ही तो आधारित है। बड़ा चिंता का विषय है। 3.13 मिलियन आबादी है वेस्ट बंगाल की, जिसको लगभग हम 91 लाख के आसपास कह सकते हैं। आप स्थिति ये समझिए कि पर कैपिटल इनकम, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, और आप आमंत्रण दे रहे हैं पड़ोसियों को। और सबसे बड़ा विषय है कि स्टेट हेड, एक राज्य का मुख्यमंत्री आमंत्रित कर रहा है शरणार्थियों को, किस अधिकार से? क्या ये अधिकार राज्य सत्ता को प्राप्त हो चुका है कि शरणार्थियों को वो स्वीकार कर लें? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो जो शरणार्थियों को स्वीकार करने की बात कर रही हैं, आमंत्रित कर रही हैं, तो क्या वो अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरफ कूच करना चाह रही हैं? ये भी तो विषय चिंताजनक है। मैं ये चीज बड़ा चिंता का विषय है और बड़ी चिंता का विषय है। मैं यहाँ पर कम से कम किसी भी दल को राजनीति से ऊपर उठ के, जहां तक देश हित की बात आए, और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी के चुनाव में आपने देखा हजारों लाखों की संख्या में वहां आधार कार्ड बन गए रोंगियाओं के। बिल्कुल, जो बाहर से शरणार्थी आ गए वो वहां मतदाता बन चुके हैं। कौन सा क्राइटेरिया होगा आपके पास? कौन सी स्क्रीनिंग मशीन होगी जब आप शरणार्थियों को स्वीकार करेंगे? और ये कैसे आप जान लेंगे कि वो राष्ट्र हित में सारे कार्य करेंगे? वो कोई ऐसी आतंकवादी घटनाएं इस देश में आने के बाद नहीं करेंगे? वो ड्रग ट्रैफिकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? उनका चाल चरित्र चेहरा बंगाल में क्या रहा है, ये कैसे निर्धारित करेंगे? और रही शरणार्थियों की याद आज इनको आ रही है, उनकी मदद तो 1971 में हम लोग कर चुके। 1971 में जब बांग्लादेश बना है तो भारतवर्ष ने ही वो बनवाया था। उनकी मदद आज हम पर्याप्त कर चुके हैं। और आर्थिक स्थिति की जहां तक बात आती है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आप किस आधार पर शरणार्थियों को स्वीकार करना चाह रही हैं? राजनीति करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, या वास्तव में वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैडम हमको अपनी सीमा के इस पार ले लीजिए? ये चिंता का विषय है और इस पे राजनीति कदापि नहीं होनी चाहिए। ये देश हित की बात है। चलिए प्रदीप जी, आपने सुना, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। मेरा कहना ये था अनुराग जी, अभी अवधेश जी कह रहे थे जी। दो विषय हैं जी। एक विषय तो ये बंगाल में ममता जी का बयान, अखिलेश जी जिस मंच पर हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, शरणार्थियों का ये विषय है जी, जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी सब हैं। दूसरा विषय जो अभी आपने मुजफ्फरनगर और ये कावड़ियों का विषय कहा, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। मैंने आपके मुंह से और मीडिया के मुंह से सुना, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट पर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, हमारी सर्वोच्च अदालत। लेकिन जो योगी सरकार ने या वहां के स्थानीय प्रशासन ने जो आदेश का इंप्लीमेंट किया था, वो एक सामान्य आदेश था। और दुकानों पर साइन बोर्ड लगाने का आदेश कोई अभी भाजपा सरकार ने नहीं दिया है, ये मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने दिया था। हिंदुस्तान अखबार ने 2 दिन पहले छापा, प्रतिष्ठित अखबार है हिंदुस्तान, उसने छापा है कि ये जो
यूपी में कांवड़ रूट पर मौजूद ये जो इसका आदेश ये दिया था मुलायम सिंह की सरकार ने कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों पर अपना नाम और वो व्यवहारिक रूप में अभी जैसे जीएसटी वाले हैं वो अपना नाम, फर्म, पता सब लिखवाते हैं। खैर, मैं सुप्रीम कोर्ट में उस पे अंतरिम रोक लगा दी है, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा। हम आप जानते हैं जब ये नमाज होती है, जब उसके बगल में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उनका पशुपालन है अपना, आप समझिए कि उनको ऐसे रोक दिया जाता है, ऐसे बंद कर दिया जाता है जैसे वो अपने देश में एकदम जब तक उनकी नमाज अदा न हो जाए, कोई उनका जुलूस न निकल जाए, वाल्मीकि समाज और उनके पालतू जो पशु हैं वो कहीं निकल न जाए। क्यों? एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत होने की समस्या होती है। तो अगर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हैं, अभी जैन समाज का कोई पर्युषण पर्व होता है तो हम आप जानते हैं मीट की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, हम आप जानते हैं शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। अब वो जो शराब पीने वाला वो कहे मेरा तो अधिकार है भाई हम शराब पिएंगे, मीट खाने वाला कहे कि मेरा मीट खाना अधिकार है। अब भारत एक विविधता से भरा देश है। अरे तो प्रदीप जी आप अपनी प्रदीप जी आप जो बात कह रहे हैं, मेरी बात सुन लो। ये जो इन्होंने आरोप लगाया अध्यक्ष जी ने, मैं उस पर सब कह रहा हूं कि कांवड़ियों की पवित्रता, धार्मिक भावना, क्यों मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर मांसाहार करते हैं, हिंदू समाज के करते हैं, लेकिन वो अपने त्योहार पर्व बहुतायत में नहीं करते। जो करते अपने सावन आ गया, नवरात्रि आ गए, कभी मंगलवार है, बृहस्पतिवार, वो अपना त्याग देते हैं। तो ये था कि मुस्लिम समाज आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई आप भला हैं और आप शाकाहारी परोस रहे हैं, कोई छुपा ऐसा ना हो कि किसी की भावना आहत हो जाए। वो एक सामान्य आदेश था और दुकानों का साइन बोर्ड का मैं पहले ही बता चुका। दूसरा विषय जो अभी अपने सुनील कुमार द्विवेदी जो अपने राजनीतिक विश्लेषक वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अवधेश जी ने कहा कि वो हिंदू शरणार्थी भी होंगे। हिंदू शरणार्थियों को सीएए के माध्यम से नागरिकता मिली है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो नॉन हिंदू राष्ट्र हैं, जहां मुस्लिम राष्ट्र धर्म है, वहां हिंदुओं की क्या स्थिति थी, बौद्धों की क्या स्थिति थी, सिखों की क्या स्थिति थी, और विशेषकर वो सब पिछड़े और दलित वर्ग के लोग बहुतायत में थे। उनको नागरिकता देने पर इन लोगों ने हाय तौबा मचाई, साल साल भर धरना प्रदर्शन किया। तो ये लोग हिंदुओं के नाम पर तो इनको साफ सूंघ जाता है, कहीं भी मुस्लिम की बात आ जाए तो तुरंत इनका मतलब एकदम हवा परिवर्तन हो जाता है। भाई हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, लेकिन देश का विभाजन मुस्लिम राष्ट्रीयता के नाम पर हुआ है, ये एक सच्चाई है। तो हमें जब भी हम भारत की एकता की बात करेंगे तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। धारा 370 जहां समाप्त हुई है वहां हमारे दलितों को अधिकार मिला, पिछड़ों को अधिकार मिला है, महिलाओं को अधिकार मिला है। क्या दुर्भाग्य था हमारे देश में कि हमारे देश में अगर कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में था, धारा 370 जब एप्लीकेबल थी, और अगर उसने एमबीबीएस कर लिया है तो वहां लिखा था वो महिला ही उठाएगा। इतना अमानवीय हमारे दलितों के साथ होता था, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया। हमारे तो जनसंघ के संस्थापक प्रदीप प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अरे प्रदीप जी मेरा सवाल भी सुन लीजिए। प्रदीप जी मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रदीप जी मेरा भी सवाल सुन लीजिए जरा। प्रदीप जी बार बार आपकी सुई जो है वो वाल्मीकि समाज पे जाके अटक रही है। अभी तक हिंदू मुस्लिम होता था, अब सुन तो लीजिए, वाल्मीकि समाज पे अटक रही है। अभी आपने ही कहा कि जब जैन धर्म के लोगों का पर्व होता है तो मीट की दुकानें बंद हो जाती हैं, जब राष्ट्रीय पर्व होता है शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं। तो उसी तरीके से अगर मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने या जुलूस निकालने निकल रहे हैं, उनके लिए वाल्मीकि समाज के जो लोग जानवर पालते हैं वो उनकी नज़र में उनके धार्मिक जो धार्मिक उनकी प्रवृत्ति है या जो माना जाता है, उनके यहाँ उसूल हैं, उनके अकॉर्डिंग वो जानवर उनके नज़र में गंदा जानवर कहा जाता है। तो क्या आप उनके धर्म के सम्मान को, उनके धर्म को सम्मान नहीं देंगे? उनका अधिकार नहीं है। नहीं तो अगर मुस्लिम समाज है तो उसका अधिकार नहीं है क्या देश में? उनको कोई धोखे में मांसाहारी भोजन न परोस दे, मांस मीट। अच्छा एक चीज बताइए प्रदीप जी, एक सवाल प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, आपने जो कहा नेम प्लेट वाली बात, मुलायम सिंह यादव जी का ये आदेश था, तो उनकी सरकार में था, मान लिया। दूसरी चीज आपने कहा कि नेम प्लेट लगाने से सच्चाई सामने आ जाएगी क्योंकि इस तरह का काम होता है। अब एक चीज ये बताइए, कल का आपको पता होगा मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। मुजफ्फरनगर में जो कांवड़िए जा रहे थे उनकी किसी कार से टक्कर भी नहीं हुई और ना ही उनका जो जल था वो अपवित्र हुआ। उसके बावजूद
एक कार को रोक के कार सवारों को मारना पीटना, उसका वीडियो आपने देखा होगा कितने किस तरीके से मारा है। उसके बाद जब पुलिस बचाने पहुंच रही है, वो लोग भाग के ढाबे के पास जान बचाने भाग रहे हैं, वहां भी उनको मारा जा रहा है। और उसके बाद जब सच्चाई सामने निकल कर आ रही है कि अब जल जो जयकर जा रहे थे, जल अपवित्र नहीं हुआ, कहीं कोई टक्कर नहीं हुई, केवल 2 लोग थे जो बाइक से आए, उन्होंने बाइक सवारों ने कार को रोका, कार सवारों के साथ बदतमीजी की और उसको एक अलग रूप दे दिया गया। अब आप ये बताइए, धार्मिक भावना लेकर आप धार्मिकता के कार्यक्रम में जा रहे हैं और इस प्रकार का अगर आप आवेश दिखाएंगे, उद्दंडता दिखाएंगे, कानून को तार तार करेंगे, तो ये किस मायने को, किस नज़र से देखते हैं, किस चश्मे से देखेंगे इसको? हम लोग किसी भी प्रकार के अतिवाद के खिलाफ हैं। धर्म के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर किसी भी अतिवाद के खिलाफ है, वो कोई करे। पहली बात, आप बताइए, मुहर्रम का जुलूस हो, हमारे राम मंदिर, हमारे रामनवमी का जुलूस निकले, किन लोगों ने उनमें, किसने उसमें पत्थरबाजी करी, किन्होंने उपद्रव किए, आप ये भी तो देखिए। हाँ, उन्होंने जो भी किया होगा, कानून काम करेगा। वहां अगर कोई कांवड़िया भी अगर शिव भक्त है, केवल भक्ति के नाम पर, शिव भक्त के नाम पर अगर कोई अतिवाद करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। आप एक चीज बताइए, बिल्कुल मुस्लिम अतिवाद उसकी चर्चा नहीं होगी। अगर धोखे में भी कोई हिंदू, अगर कोई कहीं घटना हो जाए, उसकी ऐसे चर्चा होगी। भाई इसकी आप बताइए, अभी केरल की सरकार ने एक विदेश सचिव नियुक्त कर दिया, बिल्कुल, आप बताइए, यह हास्यास्पद है, केरल की सरकार अपने IAS को विदेश सचिव नियुक्त कर रही है। आप बताइए, कहां देश के एकीकरण की बात हो रही, धारा 370 को हटा करके अवधेश जी एक हो जाए, और कहां केरल की सरकार, कहां बंगाल की सरकार, अखिलेश जी उसमें अपना डांची लगाने पहुंच गए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि सोच क्या है, विचारधारा क्या है, अवधेश जी समाजवाद की विचारधारा लेकर अखिलेश यादव चले और उसके बाद विपक्ष का साथी बनते बनते आखिरकार वो देश इनका खोखला समाजवाद है। अरे इनका तो जातिवाद भी नहीं है, यादववाद भी नहीं है। अभी 5 टिकट दिए, पूरे कुनबे को दिए, किसी एक दूसरे यादव को टिकट दे देते अपनी बिरादरी में। लोहिया की आत्मा रो रही होगी, सोच रहे होंगे लोहिया जी कहते जिंदा को 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। और समाजवादी पार्टी में यादव समाज को पूरा एक जीवन अपना इंतजार करना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमारा जीवन उठा लो। फिर सैफई में वो मुलायम सिंह परिवार की जो कोई बहू बेटी हो, उसकी कोख से जन्म दो, तब वो पात्रता ले पाएगा सांसद का। अरे प्रदीप जी, कहां कौन से ट्रैक पे आप पहुंच गए, कहां उनके परिवार के अंदर पहुंच गए, ये उनका परिवार का मामला है। कहां आप बात बंगाल से होते होते आप सैफई पे पहुंच गए। मतलब कुल मिला के ये है कि मुद्दे कुछ नहीं तो हिंदू मुसलमान कर लें, मुद्दे कुछ नहीं तो नफरत की बात कर लें, मुद्दे कुछ नहीं तो दूसरी पार्टी के परिवारवाद की बात कर लें। ये बताइए अवधेश जी, समाजवाद की बात करते करते अखिलेश यादव आखिरकार अपने ट्रैक से बदल क्यों गए, अपने ट्रैक से डिरेल क्यों हो गई उनके समाजवाद की ट्रेन? आखिर ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर एक मंच पे अगर वो ये सुन रहे हैं, अगर उनकी इस मंशा ये जो केंद्र सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जब रोहिंग्या को प्रवेश दिया, उसके बाद अब बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात वो कर रही हैं, झारखंड जैसे इलाकों में उनको बसाने का प्लान कर रही हैं, ये अधिकार किसने दिया ममता बनर्जी को? दूसरी बात, उस मंच पर एक ऐसी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो समाजवाद की बात करते हैं, उनके सामने वहां पर इस तरह की बातें होती हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार ममता बनर्जी को आपने भी सुना, हमने भी सुना, कई बार वो बात करते करते पहुंच जाती हैं, ट्रैक चेंज हो जाता है, वो ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की बात करने लगती हैं। कभी कभी वो अपने आप को सीधे कह देती हैं कि मैं काफिर नहीं हूं। ये कौन सा मतलब है, ये क्या है? मतलब क्यों समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव उनके साथ मंच पे खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के मुस्कुराते हुए उनका साथ देते नजर आते हैं? देखिए अनुराग जी, ममता बनर्जी इस देश के एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश की एक सम्मानित नेता हैं और जनता ने उनको काफी 2/3 से ज्यादा ऊपर के बहुमत से जिताया है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईडी, सीबीआई से लेकर के जो हमारे एक फेडरल हमारा संगठन है, हमारा हिंदुस्तान है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने का प्रयास बार बार ये लोग करते हैं। हर राज्यों को, चाहे वो जहां इनकी सरकारें नहीं है, उनको तमाम तरीके से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। लेकिन ममता दीदी ने उन परीक्षाओं को पास करते हुए लोकसभा के चुनाव में भी इनको बंगाल में मुंह की खानी पड़ी है। और ममता दीदी का कोई भी बयान गैर संवैधानिक नहीं है। अगर भारत, अच्छा, गैर संवैधानिक नहीं है, हिंदुस्तान और बंगाल का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है ये गैर संवैधानिक नहीं है?
देखिए, उनके कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा जो फेडरल संबंध है, इसमें आपस में डिवीजन जो भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है। और आज जो बहुत भाजपा के नेता चौहान जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने ममता दीदी के साथ कितनी सरकार चलाई, और आज जब ममता दीदी इनके साथ नहीं है तो ममता दीदी बुरी हो गई। आज इन्होंने कश्मीर में सरकार चलाई महबूबा मुफ्ती के साथ, तो महबूबा मुफ्ती बुरी हो गई। देखिए, ये लोग अपने सुविधा के अनुसार हर चीज का परिभाषा करते हैं। अब अभी तमाम इन्होंने जैन अरे समाज तो से लेके ऐसे हिंदू तो समाज ऐसे से तो लेके- अवधेश जी देखा जाए तो कांग्रेस भी सपा को समझती नहीं थी, सपा भी कांग्रेस को नहीं समझती थी। उधर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस प्लानिंग करती थी, लेकिन आज तो सब एक साथ ही है ना। आप एक दूसरे के ऊपर तो ये कीचड़ उछालते जाते रहते थे आप लोग, और साथ ही साथ दूसरी बार लोकसभा चुनावों में साथ में होते हुए भी, बुरा मत मानिएगा, साथ में होते हुए भी यही दीदी हैं, बंगाल की दीदी, जहां पर जिन्होंने कांग्रेस को एक फूटी टिकट नहीं दी, एक सीट तक नहीं दी, कहा हम अकेले लड़ लेंगे, हमें भरोसा नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली है। समाजवादी पार्टी और ममता दीदी का संबंध पहले भी बेहतर था, आज भी बहुत अच्छा है। हमने एक सीट उत्तर प्रदेश में भी उनको दिया था, आपको पता ही होगा, भदोई से। बिल्कुल, एक सीट आपने दी थी जी। तो हमारा तो उनसे गठबंधन और इंडिया गठबंधन का हिस्सा आज भी उन्होंने घोषित किया है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ठीक है, कुछ मुद्दों पर एक दूसरे से विचार राज्य के हिसाब से, वहां की भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से कुछ अपने अपने विचार लोगों के हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की राजनीति की आती है और देश पर जिस तरीके से विभाजनकारी तरीके से, और आज भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को बांट करके, सभी दलों को कमजोर करके, आपने क्या देखा, उड़ीसा में नवीन पटनायक को साथ सटाते सटाते लोग खत्म कर दिया इन लोगों ने। आज वही हाल इन्होंने बंगाल बिहार में कर रखा है। तो देखते जाइए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो विपक्ष को खत्म करने की राजनीति है, लेकिन जनता ने इस बार जिस तरीके से इनको पटकनी दिया है ना, वही बौखलाहट। आज इन लोगों ने अपने अंदर के घर का झगड़ा, मैं बता दूं अनुराग जी, जो आज इनके घर के अंदर झगड़ा चल रहा है ना, उस झगड़े के डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कांड हुआ मुजफ्फरनगर में, और नेम प्लेट लगाने वाला सारा कांड, ये अपने घर के झगड़े को देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। जो राजनीतिक उठापटक इनकी चल रही है ना, वो न्यूज दब जाए, उस चीज को दबाने। देखिए, इन लोगों का एक तरीका है, पीछे जब जाकर के एक 150 लोग मर गए यहाँ पर, वहां पर इन्होंने अपना अंदरूनी झगड़ा चालू कर दिया। कभी कोई दिल्ली दौड़ रहा, पूरा मीडिया उस पर भाग रहा है, और पूरा का पूरा एक इतनी बड़ी घटना जो घटित हुई थी वो कहीं उसका उजागर आज सामने नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिस्टम और जनता के बीच से डाइवर्ट करना चाहती है, और वो अपने हिंदू मुसलमान कार्ड खेल करके, क्योंकि इनको इतनी बड़ी, जबकि इनको सोचना चाहिए कि हिंदू कार्ड नहीं चल पाया, अयोध्या जैसी सीट आप हारे हो, आप चित्रकूट जैसी आप सीट हार रहे हो, आप इधर लगे हुए सारा, आप बताइए बनारस के पास सारी सीटें करीब, बनारस छोड़ के आप बनारस में कितना गैप आपका कवर हो गया, 3 लाख से ऊपर गैप कवर हो गया। गोरखपुर जैसी जगह पे आपका बताइए, जहां पे आप 3.5 लाख 4 लाख जीतते थे, आज मुश्किल से 1 लाख वोट से आप जीत रहे हो। तो जनता आपके खिलाफ है। जनता ये नहीं कह रही, जनता रोजगार मांग रही है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता को महंगाई से त्रस्त है। महंगाई की क्या स्थिति आज की डेट में, जनता उस पर चाहती है। नीट की परीक्षा आज हाउस के अंदर तमाम डिबेट चले, बच्चों का भविष्य बताइए किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। पीसीएस जे जैसी परीक्षा की आज ये हुआ, आईएएस, बताइए आईएएस में जिस तरह के भ्रष्टाचार, क्या उनके आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफा दे देने से पता नहीं कितने भ्रष्टाचार हुए इन लोगों ने किए हैं। ये देश के संविधान को खतरा पैदा कर दिया इन लोगों ने। आज सारे हमारे वो संस्थान जिससे देश चलता है, चाहे आईएएस हो, चाहे हमारे जजेस हो, चाहे हमारे डॉक्टर हो, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने सुना सुनील जी, एक दूसरे पर, प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास, सुनील जी हमारे साथ, एक बार उनसे ले लेता हूं टिप्पणी। सुनील जी, आपने सुना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का दौर जो यहां पर भी चालू है। एक तरफ परिवारवाद की बात को उखाड़ते उखाड़ते हमारे प्रदीप जी जो हैं कहां से कहां चले गए, दूसरी तरफ अवधेश जी हैं, अवधेश जी बार बार अयोध्या के साथ साथ उपचुनावों की बात करते हैं। आज के मुद्दों पर, देश के एकता अखंडता के मुद्दे पर कोई बात नहीं होती। मणिपुर की बात कर लीजिए, वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, 370 के बाद भी अभी भी लगातार वहाँ पर हमारे देश के जवानों पर हमले हो रहे हैं। तीसरी अगर बात कर लीजिए, बंगाल की बात आप कर लीजिए, बंगाल में सबसे ज़्यादा, बंगाल में हिंदुओं की स्थिति क्या है, जो वहाँ पर हिंदू हैं उनकी क्या हालात हैं, जो महिलाएं उनके साथ क्या हालात हैं। आए दिन ऐसे ऐसे वीडियोस वहाँ पर आते हैं सुनील जी कि कभी कभी लगता है कि लोग भी सोशल मीडिया पर कहते हैं कि अब ज़रूरत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की है। सुनील जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, जहाँ तक हमारे दोनों मित्र पैनल में जो उपस्थित हैं जी, आरोप प्रत्यारोप ये दोनों लोग एक दूसरे पे लगाएंगे ही,
एक पार्टी पे, अवधेश जी की पार्टी पे लगता है कि साहब ये परिवारवाद करती है, तो हमारे चौहान साहब की पार्टी पे लगता है कि ये परिवार तो छोड़िए, अपनी कार्यकर्ताओं के खैर मकदम नहीं करते, उनका ही ध्यान नहीं रखते हैं। जो भी कारण निकल के आए हैं, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की पराजय तो मैं नहीं कहूंगा, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में उसका जो कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाने वाला है, जो चाय की व्यवस्था कर रहा है, वो चाय की ही व्यवस्था कर रहा है अब अभी तक, वो कहीं ऊपर नहीं आ पा रहा है, वो महिमा मंडित हुए। खैर एक ये इनका विषय है। अब उनकी जहां तक परिवार की बात है, तो ये दोनों लोग एक दूसरे पे समय समय पे अपने अपने मुद्दे पे कीचड़ उछालेंगे, उछालना भी चाहिए, यही राजनीतिक मुद्दे हैं इनके सामने। लेकिन जो विशेष बात थी जिसके लिए सत्र आपने आमंत्रित किया और ये डिबेट की, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आप राजनीति करिए, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन राजनीति का स्तर अब इस लेवल पे मत ले जाइए कि हमारे देश की सुरक्षा की जो व्यवस्था है, हमारी देश की सुरक्षा अगर खतरे में आ रही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये शहीद दिवस था कलकत्ता में, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कहना चाहूंगा, कोई भी कार्यक्रम होता है, आप अतिथि के रूप में किसी को बुलाते हैं, एजेंडा आपके पास आ जाता है जी। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी क्या बोलेंगी, काफी हद तक जानकारी अखिलेश जी को होगी। इस कार्यक्रम में वो जा करके क्या बताना चाह रहे थे, वो बताना यही चाह रहे थे कि जो समीकरण वो उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं राजनीति के लिए, उसी समीकरण के पोषण के लिए वो ममता बनर्जी जी के साथ मंच साझा मतलब बंगाल में भी वो अपनी जगह तलाश रहे हैं, अपनी जगह तलाश रहे। MY जो उनका कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन थोड़ा पोषित हो जाए, और शायद अगर रोहिंग्या वहां पे जो जमे हुए हैं अभी भी, या अगर बंगाल से बांग्लादेश के लोग अगर आ जाते हैं, जैसी मंशा है ममता बनर्जी जी की, तो अगर वहां पर समीकरण बैठ जाता है दोनों पार्टियों का, तो कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही जाएगा अखिलेश जी को। भाई चाहे वो 0.1% हो, चाहे 2% हो, कैसे नहीं फायदा होगा। 2 करोड़ अनुमानित 2 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारतवर्ष में है जी, तो उसका कुछ प्रतिशत तो उत्तर प्रदेश में भी तो है। आधार कार्ड उनके भी बन चुके हैं, या बन रहे होंगे, या प्रोसेस में होंगे। बिल्कुल, कानपुर में ये हुआ भी था अभी, समाजवादी पार्टी के जो बिल्कुल सर कर्मचारी जो नगर निगम के नहीं है, तो गाड़ियां लेके अपनी आ रहे हैं, कभी आप उनका आईडी मांगिए और उनसे बात करिए। नहीं सर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐड ऑन कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो हैं अभी महाराजगंज जेल में हैं, आपने नाम भी सुना होगा, इरफान सोलंकी, उनके बारे में जब जांच पड़ताल की गई थी तो एक डॉक्टर परिवार भी निकला था यहाँ पर जो बांग्लादेशी था, और जिसके कागजात बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए खुद जो विधायक हैं उनके लेटर हेड पर यह लिखा गया था कि मैं इनको जानता हूं, और उसके बाद ये बना था, जिसकी जांच पुलिस ने की और अभी मामला वो चल रहा है कोर्ट में। नहीं, बिल्कुल सही है। तो मुद्दा ये है कि देश की जहां तक सुरक्षा की बात रही, और हमारे प्रदीप जी जो कह रहे थे, प्रदीप जी की पार्टी ने अगर बहुत ज्यादा डिवीजन की बात ना करके केवल और केवल ये तो माइक्रो मैनेजमेंट वाली पार्टी कही जाती है, ये तो बिल्कुल डीप पोस्टमार्टम करते हैं, इनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है। कहां था वो नेटवर्क, क्यों नहीं इन्होंने वोटर लिस्ट का सत्यापन किया अपने माध्यम से, कहां से ये तमाम जो है इलीगल वोटर्स आ गए। अगर ये ध्यान इस पे रखते तो इनकी स्थिति शायद और ज्यादा बेहतर होती। सुनील जी, कमाल की बात तो ये है कि चुनावों से पहले जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे बीजेपी की आला कमान की तरफ से कि लोग जो हैं वो घर घर तक पहुंचेंगे, कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर तक पहुंचेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनका जो वोटर लिस्ट है वो चेक करेंगे है कि नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, एक भी कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने डिफरेंट पैनल पे और उस पर आके कहा है, भारतीय जनता पार्टी जब भी पावर में आती है, मैं छात्र राजनीति से आया इसमें, मैं कल्याण सिंह जी का भी मैंने दौर देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये पावर में आती है तो अचानक इनके नेता जो है वो 5 स्टार श्रेणी में आ जाते हैं और कार्यकर्ता से ये बड़ी दूरी बना लेते हैं। इनकी समस्या ये है, इनके हर माननी जी के अगल बगल एक 20-25 महिमा मंडन वाले लोगों का एक समूह स्थापित हो जाता है, कार्यकर्ता बहुत दूर हो जाता है, समर्थक बहुत दूर हो जाता है, वो बेचारा केवल सेल्फी फोटो खिंचा करके संतुष्ट हो जाता है, माननी जी तक उसकी बात नहीं पहुंचती है। इनकी समस्या पे तो वास्तव में बहुत ज्यादा विश्लेषण होना चाहिए। और ये सत्य है, ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है कि अगर ये शार्प डिवीजन हिंदू मुस्लिम और ये सब पे थोड़ा ध्यान कम दे करके अपने मूल अपनी अंगणित पे अगर ध्यान देते
तो शायद आज ये बेहतर स्थिति में होते। इनके अपने ही लोगों के वोटर लिस्ट में नहीं थे। अच्छा, बंगाल में सुनील जी, बंगाल में जो सीटें इस बार कम हो गई, क्योंकि पिछली बार काफी मेहनत की थी, इस बार बीजेपी की सीटें वहां पे कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है। ये केवल बंगाल में तो आपको थोड़ा इसलिए ज्यादा दिखा क्योंकि वहां पर तृणमूल कांग्रेस का कैडर काफी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी वहां पे स्थापित हो रही थी। लेकिन दूसरे प्रदेशों में जहां पे ये बहुत मजबूत स्थिति में है और लोग स्थापित हो रहे हैं, तो ये इनका कारण रही। अब जहां तक हमारे अवधेश जी की पार्टी की बात, तो देखिए माननीय हमारे अखिलेश यादव जी फाइन ट्यूनिंग करते हैं। जब आप गाड़ी की सर्विसिंग करा लेते हैं, खास करके 2 व्हीलर की, तो मिस्त्री आखिरी में छोटा सा पेचकस निकालता है और वो नीचे एक्सीलेटर एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से फाइन ट्यूनिंग करता है। तो अखिलेश जी ये फाइन ट्यूनिंग करने गए, उपचुनाव आ रहे हैं ना 10 सीटों का, जी जी जी, ये फाइन ट्यूनिंग करने गए थे कि शायद थोड़ा सा माइलेज उस मंच को, उस महिमा मंडित बड़े मंच को, शहीद दिवस के मंच को साझा करेंगे तो थोड़ी सी बयार बहेगी, इन उपचुनाव में हमें थोड़ा उसका लाभ मिल जाएगा। तो अखिलेश जी दोनों नाव पे पैर रखना चाहते हैं। वो एक समाजवाद की आधुनिक परिभाषा जो है, मॉडरेट थिंकिंग के नायक भी बनना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं साहब, मैं तमाम माफिया और तमाम लोगों से अलग हूं, मैं अपनी पार्टी में उनको स्थान नहीं देता हूं, मैं लखनऊ मेट्रो का जनक हूं, मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस का जनक हूं, मैं वो मैथमेटिक्स से कुछ कैलकुलेशन भी सदन में पूछ लेते हैं, ये भी बताते हैं। लेकिन करें तो क्या करें, मूल मुद्दा उनका MY है, वो कहीं छिटक ना जाए, तो बीच बीच में उसको फाइन ट्यून करते रहते हैं। वो और कुछ करने नहीं देते, वो फाइन ट्यून करने। बिल्कुल सही बात की प्रदीप जी, फाइन ट्यून तो चलिए अखिलेश जी कर लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ ट्यूनिंग क्यों बिगड़ जाती है? आपके यहाँ पता चलता है कि पार्टी के अंदर ही भीतरघात चल रही है। बंगाल में आपकी सीटें कम हो गई, उत्तर प्रदेश में हालात ये हो गए कि आप कहाँ 60 सीटों पे थे, 33 पे आ गए। उसके बाद देखा जाए तो पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं सुगबुगाहट चल रही है और इसी बहाने ये चल रहा है कि चलो मैं कुछ करके दिखाता हूँ, इसके बाद पता चला बैकफुट पे आना पड़ता है। आखिर कैसे आपके यहाँ का वो पेचकस कसने वाला, वो फाइन ट्यूनर जो मैकेनिक है, वो कौन है? देखिए, आप लोग व्यंग्यात्मक विश्लेषण करें, मैं उस पर कोई मुझे कहना नहीं है, सबका अपना अधिकार। लेकिन ना तो हमारे यहाँ कुछ आपस में कोई द्वंद्व चल रहा है। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में हम कुछ सीटों पे पिछड़ गए, चूंकि हमसे अपेक्षा की जाती है, हम लगातार नंबर 1 हो रहे हैं, तो हम अगर सेकंड डिवीजन हो गए तो अरे आप कैसे सेकंड डिवीजन हो गए। लेकिन जो लोग अभी लोकसभा में सैफई मुक्त हो गई थी समाजवादी पार्टी अभी नेताजी के निधन के बाद, तो किसी ने टिप्पणी नहीं करी। जब एक मारुति 800 में ये पहुंच रहे थे तब आप लोग ने इतनी टिप्पणी कर रहे थे। देखिए, चुनाव हार जीत का विषय है, कभी कभी अपना मुद्दा विषय जो हमारे सुनील जी कह रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग उतने आक्रामकता के साथ, उतनी सक्रियता के साथ न अपनी बात पहुंचा पाए हों और कभी कभी काट की हांडी भी चढ़ जाती है। अब ये जो PDA के नाम पर, संविधान आरक्षण के नाम पर काट की हांडी चढ़ गई, हो सकता है उसका नुकसान हो, लेकिन काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। सभी को मालूम है कि मोदी जी संविधान को कितना मान सम्मान करते हैं। अब मोदी जी ने जितना पिछड़ों को और दलितों को सम्मान दिया, इतना किसने दिया भाई? पिछड़े वर्ग का जो राष्ट्रीय आयोग, उसको संवैधानिक आयोग उन्होंने बनाया। नीच में जो पिछड़े वर्ग को कभी रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन आपके यहाँ तो अल्पसंख्यक मोर्चा ही खत्म करने की बात की जाने लगी थी ना। आपके यहाँ शुभेंदु अधिकारी जैसे बंगाल के ही जो आपके जो जाने माने नेता हैं, वो तो अल्पसंख्यक मोर्चा ही खत्म करने की बात कर रहे थे बीजेपी आला कमान से कि अल्पसंख्यक मोर्चा ही खत्म कर दो। आप बताइए, जब ममता जी भारत और बंगाल के रिश्तों की बात करेंगी, बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात करेंगी, अखिलेश यादव जी उनके मंच पर होंगे, तो शुभेंदु जी कोई छोटे पूरे नेता नहीं हो, ममता जी को हरा चुके हैं विधानसभा के चुनाव में, तो उनके मन का भी होता क्या कि कभी कभी हम प्रतिक्रिया अतिरेक में, तो उनके मुंह से भी निकला कि भाई ये जब दूसरी तरफ केवल मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, हम मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, हम उनके लिए जन कल्याण की सारी योजनाओं में हिंदू मुसलमान को बराबर जब हम समझ रहे हैं। गिरिराज जी के विषय में क्या कहेंगे? गिरिराज जी के मन से भी ऐसे ही मंशा निकली थी। कौन सा? गिरिराज जी ने भी तो कहा था कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो सारे मुसलमानों को भेज देना चाहिए था। आखिर ये बयान क्यों, किस बात से दुखी थे वो? जब ममता जी जैसी नेता जब इस तरह की बात करेंगी
तब ये हर नेता, राजनेता, बौद्धिक वर्ग का व्यक्ति जो देश को एक रखना चाहता है, उसके जेहन में यह बात आएगी कि आखिर देश का बंटवारा किस वजह से हुआ था। सुनील जी बैठे हैं, चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, आप बताइए सुनील जी, हमारे देश का बंटवारा किस वजह से हुआ, आप बताइए। तो जब इस तरह के मुस्लिम तुष्टीकरण की जब जब बात आएगी तो 1947 से याद आएगा कि देश का बंटवारा क्यों हुआ, और हमें भविष्य में भी सावधान रहना पड़ेगा उस मुस्लिम तुष्टीकरण से। वो भारत माँ के लाल हैं, माँ भारती को अपनी माँ मानते हैं, हमें कोई उनसे भेदभाव नहीं है। आप बताइए, हम वो हिंदू जो 1947 को बंटवारे के समय जो रात में जान नहीं पाए, उनका देश कब दूसरा देश बन गया, और धर्म के आधार पर वो प्रताड़ित हो रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, और सीए के नाम पर जब उन्हें नागरिकता देने का, कानून के बना करके नागरिकता देने का काम करते हैं, तो ममता बनर्जी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को क्यों पीड़ा होती है? उनका विचारों को क्या, उनकी क्या विचारों की सत्ता है? अवधेश जी क्या दर्द होता है बताइए। बिल्कुल प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी क्या दर्द होता है, क्यों परेशानी होती है? अगर मान लीजिए सरकार उनको, सरकार जो है, जो प्रताड़ित लोग हैं दूसरे देश में, अब हमारे हिंदू धर्म के जो अल्पसंख्यक समाज के, उनको अगर हमारे यहाँ दिया जाता है, नागरिकता दी जाती है, तो क्यों दर्द होता है? और दूसरी बात, अखिलेश यादव अपनी जमीन तलाशने पहुंचे थे क्या? बताइए अवधेश जी। जी, दर्द ऐसा होता है कि जब इनको दर्द इसलिए होता है कि उसमें हमने मुस्लिम नहीं शामिल किया। इनका कहना मुस्लिम भी शामिल करिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो आएगा। जी, जब सैफई युक्त हो जाता है लोकसभा, तो भी इनको दर्द होता है। और एक बार अपने कह रहे हैं कि सैफई मुक्त हो गया था, तो प्रदीप जी को न इधर से खुशी है, न उधर से खुशी है। देखिए, ये लोग चूंकि फेल होते जा रहे हैं बार बार, तो अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। तो वो तो प्रदीप जी तो कह रहे काट की हांडी धोखे से एक बार चढ़ती है। काट की हांडी थी आपकी, चढ़ गई एक बार, बार बार थोड़ी ना चढ़ेगी। अनुराग जी, काट की हांडी एक बार धोखे से नहीं चढ़ती है। ये लोग 15 साल के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे, और अभी 7-8 साल हुआ है, और ये लोग समाजवादी पार्टी को, कोई इनका नेता समाजवादी पार्टी कहता था, कोई कुछ कहता था, और समाजवादी पार्टी जो इनका सबसे बुरा परफॉर्मेंस था, उसके नीचे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं गई, जबकि बहुत बड़ी पार्टी है। उसके बाद भी इन लोगों के जो तंज हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के ऊपर, आज जो लोग समाजवादी पार्टी कहते थे ना, वो रोज दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। कभी बेचारे मायूस होके लौट रहे हैं, कभी कुछ होके लौट रहे हैं। जो इनके अंदरूनी घर के झगड़े चल रहे हैं ना, आज उसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, आपसे पहले बताया कि जो आज मुजफ्फरनगर का मामला हुआ, चाहे तमाम ऐसे इश्यूज हुए, ये सब इनके अंदरूनी घर के झगड़े की वजह से हुए। ये नहीं तो अखिलेश यादव, अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव क्या करने पहुंचे थे ममता बनर्जी के साथ? सुनने में तो ये भी आ रहा, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच में जो अभी गैप चल रहा है, उसको भरने का काम भी करने गए हैं अखिलेश जी। देखिए, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी आज भी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। समाजवादी पार्टी ने, मैंने पहले बताया आपको, उत्तर प्रदेश में एक सीट भी उनको दिया था। समाजवादी पार्टी के, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से अच्छे रिश्ते हैं, उनका निमंत्रण प्राप्त हुआ, वो गए। कोई देशद्रोही काम करने तो गए नहीं थे। तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, वही ममता बनर्जी जब इनके साथ कई बार सरकार चलाई तो बड़ी अच्छी थी, आज जब इनको घास नहीं डाली बुरी हो गई। नहीं, लेकिन एक चीज तो मानेंगे ना अवधेश जी, एक चीज तो मानेंगे ना, आपकी पार्टी MY फैक्टर पर ही ज्यादातर टिकी है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती रहती है। दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी को आप इतिहास थोड़ा सा उठा के देख लीजिए, बयान उठा के देख लीजिए अवधेश जी, तो उनके बयानों को आप उठा लीजिए, तो मंचों से क्या कहती हैं, मैं काफिर नहीं हूं। मतलब काफिर किसको कहते हैं? अगर इस्लाम की भाषा में कहें, काफिर नहीं हूं। कई बार वो वहां अल्लाह की कसम खाती हुई नजर आती हैं, कई बार वो कुछ और बयान देती हुई नजर आती हैं। तो इस तरह के जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी वही काम कर रही हैं जो अखिलेश यादव के दिमाग में चल रहा है। इसलिए ऐसा तो नहीं कि एक ही मंच पे खड़े होकर अखिलेश यादव जी सोच रहे हो जैसे महाराष्ट्र में हम अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, उसी तरह यहां भी जमीन तलाश लें। क्या पता कल को कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा बंगाल में मौजूद रही। आपने देखा भी होगा, हमारे जो किरण मनंदा जी हैं, कितनी बार मिनिस्टर रहे वहां की सरकारों में। समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ती रही, वो अलग इशू है, वो आज उस दिन का मुद्दा नहीं है। ममता दीदी का निमंत्रण आया था। अगर पुराने बयानों पे जाना है तो मैं कह रहा हूं, जिस समय सरकार बीजेपी चला रही थी ममता दीदी के साथ में, तो बीजेपी के भी बयान निकाल लीजिए। जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी पार्टी के साथ जो है
उनके बेटी वहां पे जो ये सरकार चलाते उनके बयानों को उस समय कभी निकाल लीजिए, या तमाम जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ जनता पार्टी में शामिल हुए थे उस समय के, देखिए समय के हिसाब से बयानों में तो अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, सुविधा अनुसार राजनीति करती है। जहां ये सुविधा वाली राजनीति तो सारी पार्टियां करती है ना फिर तो, क्योंकि राजनीति में वो भी, राजनीति में आप भी। अनुराग जी, टीएमसी जो है मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात करती है, और ये टीएमसी के साथ गलबैयां डाल करके वही कर्नाटक में क्या बयान देते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करने पे तुली है, हमारे स्ट्रक्चर जो फेडरल स्ट्रक्चर उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है। ये संविधान पे पूरी तौर पे खतरा है। ये संविधान को आज भी बैकडोर से खत्म करने पे लगे, नौकरियां खत्म करने पे लगे, हमारे आरक्षण पे चोट कर अभी नौकरी निकली है उत्तर प्रदेश में। अवधेश जी, संविधान की बात जो आप लोग बार बार करते हैं उसके बारे में बहुत पहले ही क्लियर कट बात हो चुकी है। और दूसरी बात, जो संविधान में फेरबदल की बात आई थी, आपको भी पता होगा सर, सीनियर आप सीनियर एक तो हैं, जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं और आप वो भी सुन रहे हैं। आप एक सीनियर देखा जाए पॉलिटिशियन है, आपको भी पता होगा कि राजीव गांधी जी के ये बोल थे कि हमें जरूरत पड़ी तो हम संविधान में भी फेरबदल कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपके जो इनके साथ गठबंधन है उनके साथ भी हुआ है। संविधान में अनुराग जी समय समय पर संशोधन हुए हैं देश हित में, लेकिन तो संशोधन की बात तो करी गई ना, संशोधन की बात खत्म, संविधान खत्म करना कौन खत्म कर सकता है? मुस्लिम महिला साहबानों को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पलटने वाले लोग, संविधान का संशोधन करने वाले लोग किस मुंह से संविधान के संरक्षण की बात करते हैं? हमने संविधान और आरक्षण को लागू किया है, जम्मू कश्मीर में लागू किया, ओबीसी के लिए नेशनल जो कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर लागू किया, हमने नीट में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू किया। क्या बात करते हैं लोग? अनुराग जी, इन लोगों ने देश में अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखा है। अगर आप इनके खिलाफ बोलोगे तो जेल में जाओगे, पत्रकार हो तो भी इसीलिए आप 36 सीटें जीत गए, पत्रकारों को इमरजेंसी दी और तभी आप 36 जीत गए ना। क्या बात करते हैं अवधेश जी? पत्रकार जेल में बेचारा चला गया। चलिए समय समाप्ति की ओर है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, जल्दी से आप सबका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेता हूं। सुनील जी, आपने सुना, कुल मिलाकर सर ये बताइए, जो ममता बनर्जी का अभी तक के जो बयानबाजी रही वो आपने भी सुना है सर, और ये जो स्ट्रेटेजी अभी मंचों से बनाई जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत जल्दी से बताइएगा सर। देखिए, ममता बनर्जी जी का बड़ा स्पष्ट है, वो एक वर्ग विशेष की, अल्पसंख्यक वर्ग विशेष की राजनीति करती हैं। उसके वोट बैंक को वो शने शने बढ़ाने का प्रयास करेंगी, वो चाहे रोहिंग्या के रूप में हो, चाहे बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में हो। और जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि वहां पे बहुसंख्यक हिंदुओं की स्थिति जो वेस्ट बंगाल में अब धीरे धीरे है, जो कि अब अल्पसंख्यक की तरफ बढ़ रहा है, कुछ दिनों बाद अल्पसंख्यक ही हो जाएगा, वो चिंता का विषय है। संदेश खाली जैसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। अब सभी धर्म और राजनीतिक दलों को इससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा उस फ्रंट पे, वेस्ट बंगाल के फ्रंट पर धीरे धीरे जीएनके की स्थिति में पहुंच रहा है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जहां तक इन दोनों राजनीतिक दलों की बात है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, तो चिंता बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को भी करनी पड़ेगी। अगर वो परिवार की राजनीति करते हैं तो आपके यहाँ भी सामान्य कार्यकर्ता बहुत बेचारा संघर्षरत है, आप भी बाहर के लाए हुए लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं, ये भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप सबके लिए यह है कि जहां तक देश के मुद्दे की बात है, आप कोई राजनीति ना करें। जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई राजनीति नहीं। प्रदीप जी जल्दी से, प्रदीप जी जल्दी से। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम लोगों का पहले से ही नारा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम, हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार कुछ भी करेंगे, लेकिन देश एक रहेगा। ठीक, अवधेश जी जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट। जिस समय राष्ट्र आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, वो इतिहास भी एक आध बार पढ़ लेना चाहिए इन लोगों का रोल क्या था उस समय। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आदरों से अभी बाहर जाना चाहिए। इस लोकसभा के चुनाव में बेशक वो अपनी पीठ ठोक लें, लेकिन जनता ने उनको सरकार बनाने का आदेश नहीं दिया। टीएमसी, कहीं से भी टीएमसी को वोट मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के वोट नहीं मिल रहा था। और बिहार में जो एक गठजोड़ किया, उस गठजोड़ को वोट मिला, और मोदी के नाम का वोट नहीं था, क्योंकि वो गारंटी सब मोदी की दी जा रही थी, और मोदी की गारंटी को हिंदुस्तान ने नकार दिया। बंगाल की बात कर रहा हूं सर, बंगाल की बात कर रहा हूं। बंगाल की स्थिति को देखिए पहले, वहां पे हिंदू जो उनके साथ क्या क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक, हमारे सुनील द्विवेदी जी ने क्लियर कर दिया है।
ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बंगाल चर्चा में में उसी आने के लिए, बहुत बहुत फेडरलिस्ट शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आने के लिए। और हमने जानने की कोशिश की कि धन्यवाद, किस तरीके की धन्यवाद। चीजें चल रही हैं पश्चिम बंगाल में और किस तरीके से जो बयानबाजी है वो सियासी मंचों से दी जा रही है। कोई भी ऐसा मौका हो जहां पर सियासत की जा सकती है, वहां से ममता बनर्जी लगातार ये कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन में लोग, जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, वो भी अपनी ज़मीन तलाशने में लगी हुई हैं। उसी की एक झलक देखने को मिली जहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिर एक बार अलग ही सुर अलापने की कोशिश की, जिस पर केंद्र सरकार ने भी उन्हें नसीहत दी है कि ये काम जो है बाहर के मुल्कों से जो बात करनी है वो काम केंद्र सरकार का है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।